इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तो इमरजेंसी के आज 46 साल हो गए। उन काले दिनों को देश आज भी नहीं भूल पाया। इसी पर हमारी विशेष पेशकश, ऐसी थी इमरजेंसी। इमरजेंसी के 46 साल पूरे होने पर हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। इंडिया टीवी ने बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी से एक्सक्लूसिव बात की। इमरजेंसी के वक्त खुद सुशील कुमार मोदी 19 महीने जेल में रहे। आपातकाल के वक्त लोगों ने कितनी यातनाएं झेली, विपक्ष के नेताओं के साथ कैसा सुलूक हुआ, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सुशील मोदी ने इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा को बताया कि इमरजेंसी की रातें सभी अखबारों के दफ्तरों की लाइट काट दी गई। आपातकाल के दौर में किशोर के गानों को भी बैन कर दिया गया। 25 और 26 की दरमियानी रात भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काला दिन है, क्योंकि उसी दिन आपातकाल की घोषणा हुई। 26 तारीख को सुबह सबको अखबार का इंतजार था, लेकिन अखबार नहीं आए क्योंकि देश में आपातकाल था। और सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है। सड़कों पर सन्नाटा था और जो रामलीला मैदान में 25 तारीख को रैली हो रही थी, वहां मौजूद नेताओं समेत सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस दौरान बिहार की छात्र राजनीति में कुछ ऐसे नेता थे जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत मायने रखते हैं। उन्हीं में से एक सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद, जो बताएंगे कि आखिर 26 जून की सुबह, वो काली सुबह कितनी काली थी। सुशील जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि अखबार की सुबह सबको इंतजार रहता है, उस दिन अखबार नहीं छपा, तो यह संदेश जनता तक कैसे पहुंचा और आपको कब पता चला कि देश में आपातकाल लग गया है? देखिए, 25 तारीख की रात को बहादुर शाह जफर मार्ग, जहां पर कि देश के तमाम बड़े अखबारों के दफ्तर थे, रात को 9 बजे बिजली की लाइन काट दी गई और आदेश था कि बिजली काट दो, लाइन काट दो, बंडल छीन लो। और अगर किसी तरह से कुछ अखबार छप गए तो उनके बंडलों को छीन लिया गया। जो हॉकर बेचने के लिए निकले थे, उनके बंडल छीन लिए गए। और पूरे देश को, विशेषकर दिल्ली को, ये पता ही नहीं चल पाया कि अखबार क्यों नहीं मिला उनको, और केवल इसलिए कि इमरजेंसी लगी है। उसी रात को करीब 1 बजे जेपी को जगाकर गांधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, देश के तमाम बड़े नेता मोरारजी से लेकर रातों रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और देश में पहली बार आज़ादी के बाद सेंसरशिप लागू कर दी गई। गुलामी के कालखंड में भी इस तरह की पाबंदी कभी नहीं लगी थी जिस तरह की पाबंदी इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी में लगाई। अखबार, बड़े बड़े अखबारों ने अपना विरोध प्रकट किया। एडिटोरियल कॉलम खाली छोड़ दिए गए। कुलदीप नैयर जैसे जो संपादक थे इंडियन एक्सप्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया। 250 से ज़्यादा पत्रकार इमरजेंसी के अंदर गिरफ्तार किए गए होंगे। और इतना ही नहीं, तो हर अखबार के दफ्तर में एक सेंसर ऑफिसर बैठा दिया गया। अखबार में अगर कोई राजनीतिक समाचार अगर छपना है तो बिना उनकी अनुमति के छप नहीं सकता है। इतना ही नहीं, तो जिस देश के अंदर न्यायपालिका और संसद की कार्रवाई पर कभी रोक नहीं थी, तो अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी, इसमें अगर कोई बहस हो रही है, इमरजेंसी से जुड़ी बहस जो है, तो उसके प्रकाशन पर रोक थी। सरकार जितनी अनुमति प्रदान करेगी उतने ही समाचार छप सकते हैं। नेताओं के बयान नहीं छप सकते थे। और जो नेता गिरफ्तार हुए, आदेश था किसी का नाम मत छापो। इसलिए दुनिया को पता ही नहीं चला कि जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी गिरफ्तार हो गए। तो ये जिस प्रकार की उन्होंने इमरजेंसी लगाई इस देश के अंदर, जो व्यंग कार्टून थे, कोई कार्टून नहीं छाप सकता है। उस जमाने की एक बड़ी लोकप्रिय पत्रिका थी संघर्ष वीकली, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और कार्टून ह्यूमर की पत्रिका थी, उसको अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा। और इतना ही नहीं, तो फिल्म जगत भी इसे अछूता नहीं रहा। किशोर कुमार उस जमाने के बड़े लोकप्रिय पार्श्व गायक थे, देवानंद, इन लोगों ने 20 सूत्री का समर्थन करने से इनकार कर दिया, इमरजेंसी के समर्थन बयान देने से इनकार कर दिया। तो ऑल इंडिया रेडियो
और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक सवाल यह कि 26 तारीख की सुबह जब जनता तक ये समाचार नहीं पहुंचा और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए आपातकाल का ऐलान किया गया, उस वक्त क्या माहौल था? क्या लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, गिरफ्तारियां हो रही थी? क्या तस्वीर आपको याद है? लोगों को तो समझ में नहीं है कि इमरजेंसी होती क्या, यानी पहले तो लोग अवाक थे कि हुआ क्या। और देखिए, कितना भी आप प्रतिबंध लगा दीजिए, समाचार धीरे धीरे नीचे तक पहुंचता है। और चूंकि दिल्ली में तो अखबारों के प्रकाशन को रोक दिया उन्होंने, लेकिन राज्यों के अंदर वो प्रकाशन को रोक नहीं पाए, इसलिए मैसेज तो चला गया, लोगों को मालूम पड़ गया कि जेपी और बाकी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। और जो मैं जिक्र कर रहा था, इमरजेंसी में एक पिक्चर आई थी गुलजार की आंधी, जिसमें सुचित्रा सेन और संजीव कुमार, ये दोनों जो पात्र थे वो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी से मिलते जुलते थे, इसलिए आंधी पिक्चर को प्रतिबंधित कर दिया गया। और मैं किशोर कुमार की बात मैंने बताई आपको, एक अमृत नाहटा की पिक्चर थी किस्सा कुर्सी का, उसके प्रिंट को जला दिया गया। यानी इमरजेंसी के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी एक समुदाय को प्रताड़ित किया गया वो तो इस देश के पत्रकार, और कुछ मुट्ठी भर अखबार थे जिन्होंने मुकाबला किया। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि देश के तमाम अखबार और जो पत्रकार थे उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के सामने और घुटने टेक दिया, और लोग इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस तरह के लेख लिखने लगे लोग जो हैं। तो एक डर, भय और आतंक का माहौल पूरे देश के अंदर पैदा कर दिया गया। एक सवाल ये कि राजनीतिक प्रिजनर्स को किस तरह रखा गया? आप खुद गिरफ्तार हुए थे, किस आरोप में गिरफ्तारी हो सकती थी, या किस तरह से चुना गया कि किन किन को गिरफ्तार करना है? अगर किसी ने विरोध किया तो उसके साथ क्या सलूक किया गया? देखिए, बिहार चूंकि आंदोलन का केंद्र था, इमरजेंसी तो लगी 25 जून 75 को, लेकिन जेपी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था, गुजरात में भी आंदोलन चल रहा था, और पूरे देश में एक छात्र आंदोलन का एक माहौल बना हुआ था। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रताड़ित हुए लोग तो वो बिहार के अंदर लोग हुए, क्योंकि जेपी बिहार के थे, और जेपी की अगर असामयिक मौत हुई तो उसका कारण इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उनकी किडनी खराब हो गई। जेपी को 25 जून की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में उनको डायलिसिस के लिए उनको पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करना पड़ा। तो यानी जो प्रताड़ित हुए बिहार के अंदर लोग, मेरा जैसा एक राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्र आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति, मुझे जब गिरफ्तार किया गया 5 दिनों तक मुझे पुलिस हाजत में बंद करके रखा गया, 108 घंटे, जबकि नियम है कि 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना है, लेकिन 5 दिन तक मुझे कोर्ट के हाजत में बंद करके रखा गया। जेल चले गए, अब कोर्ट नहीं जा सकते, आपको बेल नहीं मिलेगी, परिवार के लोग मिल नहीं सकते हैं। 3 महीने के बाद परिवार के लोगों को मिलने की अनुमति मिली तो महीने में एक बार, वह भी सीआईडी की उपस्थिति में, और इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि कोई मिलने के लिए नहीं आता था, और बेल बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे जैसा व्यक्ति 19 महीने तक जेल के अंदर बंद था। क्यों बंद है, क्यों गिरफ्तार किया गया, यह बताने की सरकार को आवश्यकता नहीं है, कोर्ट में जाने का अधिकार आपको नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार का आतंक और भय पैदा किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय सेवक संघ को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंजाब के अकाली दल को, और देश के लाखों नौजवानों को जिन्होंने इंदिरा गांधी की परवाह बिना किए हुए जेलों को भरने का काम किया। आरएसएस के लोगों ने तो बाकायदा सत्याग्रह किया, और जब इमरजेंसी में उन्होंने पाबंदी लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, तो अंडरग्राउंड मूवमेंट चालू हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, आपको मालूम है कि बड़ौदा डायनामाइट केस के अंदर बाद में गिरफ्तार किए गए। सुब्रमण्यम स्वामी, वो संसद के भीतर कुछ मिनटों के लिए आए और फिर निकलकर चले गए बाहर। तो यानी उस समय जो अंडरग्राउंड मूवमेंट था वो चला, और उसके अंदर पैम्फलेट, हैंडबिल, छोटे छोटे अखबार ये गोपनीय तरीके से छापे जाते थे, रात के अंधेरे में घर घर जाके बांटे जाते थे, और पुलिस को अगर भनक लग गई कि किस प्रेस के अंदर ये अखबार छपा है तो उसको सील कर दिया जाता था। तो बिहार में तो 50 ऐसे प्रिंटिंग प्रेस थे जिनके दफ्तरों को सील कर दिया गया। तो इसलिए आज की पीढ़ी वो कल्पना नहीं कर सकती है कि किस प्रकार का भय और आतंक का माहौल इंदिरा गांधी ने केवल अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए इस देश के अंदर पैदा कर दिया था।
इमरजेंसी के जो फैसले प्रचारित किए गए उनमें था ट्रेनें वक्त पर चलने लगी, भ्रष्टाचार कम हो गया, ऑफिस में कर्मचारी वक्त पर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फैसले थे जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लोगों को बहुत उकसाया और कहा कि सड़क पर उतरने या कहें कि क्रोधित किया। जनसंख्या नियंत्रण उनमें से एक था, दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ ड्राइव चली थी उनको ले। तो इस तरह के वो कौन से फैसले थे जिन्होंने इंदिरा और सत्ता के विरोध को और प्रखर किया? देखिए, एक तो जो संजय गांधी जो उनके पुत्र थे, जो गैर संवैधानिक सत्ता के केंद्र बने हुए थे, उन्होंने परिवार नियोजन का अभियान चलाया, नसबंदी का अभियान चलाया। नसबंदी के अभियान में यूपी और दिल्ली में 2 दर्जन से ज़्यादा जगह गोलियां चली, लोगों को टारगेट दिया गया, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई जाने लगी और इतना गुस्सा लोगों के अंदर पैदा हो गया कि उस नसबंदी के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई बहुत जगहों पर। और यहाँ तुर्कमान गेट है, दिल्ली का प्रसिद्ध तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के पीछे का इलाका, तो सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा जाने लगा, सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानों को तोड़ा जाने लगा। और इन तमाम चीज़ों का इतना रिएक्शन था, क्योंकि लोगों को ये तो मालूम पड़ ही रहा था कि लोग जेलों में बंद हैं, क्यों अटल जी बंद है, क्यों जेपी बंद है, क्यों लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और इंदिरा गांधी गलतफहमी में थी, चूंकि प्रतिबंध था अखबारों में, सेंसरशिप थी, तो केवल उनके अनुकूल समाचार छपते थे। उनको लग रहा था कि पूरा देश मेरे साथ है। देखिए, सेंसरशिप का जो सबसे बड़ा नुकसान इंदिरा गांधी को हुआ कि वो धरातल से कट गई, वो जमीन से कट गई। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं करता था उनके खिलाफ में कोई समाचार छापने का। और इसलिए जब इंदिरा गांधी ने 77 में उनको लगा कि अगर मैं चुनाव नहीं कराऊंगी तो लोग मुझे तानाशाह कर रहे हैं, और आपको मैंने बताया कि विदेशी पत्रकारों को देश निकाला कर दिया गया और पूरे दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही थी कि इंदिरा गांधी तानाशाह बन गई है। तो इंदिरा गांधी को लगा कि सारे लोग तो जेल में बंद, अगर मैं इस समय चुनाव करा दूं तो मैं प्रचंड बहुमत से जीत कर आ जाऊंगी। और उन्होंने जनवरी 77 में चुनाव का ऐलान कर दिया। और उस समय जेल में जो जनता, जो लोग बंद थे, नेता लोग, वो 2 गुट में बट गए। एक गुट का कहना था जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कि चुनाव में उनको भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम तो जेल में बंद हैं, हमारे लाखों कार्यकर्ता जेल में बंद हैं, हम तो चुनाव प्रचार भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और वो जीत जाएंगे चुनाव और कहेंगे कि देखिए मेरी तानाशाही को जनता ने अपनी मोहर लगा दिया। लेकिन जेपी ने कहा कि हम चुनाव के मैदान में जाएंगे और 4 पार्टियां जो थी उनका विलय करके जनता पार्टी का गठन हुआ। और हम लोगों को तो सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं थी कि जनता में इतना गुस्सा, इसका आकलन हम लोगों को भी नहीं था। और जब चुनाव प्रचार हुआ और जब रिजल्ट आया तो आपको मालूम है इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। जिस इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1,10,000 वोटों से हराया था, उसी राजनारायण ने 55,000 वोटों से इंदिरा गांधी को रायबरेली में हरा दिया। संजय गांधी को एक जनसंघ का मामूली कार्यकर्ता रविंदर सिंह, उसने हरा दिया। और इतना ही नहीं तो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के अंदर राजस्थान और पंजाब, मध्य प्रदेश, एक सीट छोड़कर एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। बिहार में 54 की 54 सीटों में कांग्रेस का सफाया हो गया। यूपी की 85 सीटें थी, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। और पहली बार केंद्र की सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। 21 महीने इमरजेंसी रही। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर इसका ऐलान किया। इसके अलावा 15 अगस्त को राष्ट्र को भी संबोधित किया। विरोधियों को किस तरह से वो जनता के सामने पेश करती थी, उनके बारे में क्या कहती थी, इस इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए विरोधियों पर किस तरह के आरोप लगाती थी? देखिए, पहली बात तो ये कि इस देश में 71 से इमरजेंसी लगी हुई थी। जब पाकिस्तान का हमला हुआ तो 71 से इस देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई थी। तो दूसरी बार इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जो पावर था आपके पास वो तो पहली इमरजेंसी से आपके सारी ताकत थी। लेकिन विपक्ष को झटका देने के लिए उन्होंने एक दूसरी इमरजेंसी और ये कहा कि ये जो विरोधी दल के लोग हैं ये देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, ये देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं, ये पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर रहे हैं, देश खतरे में है इन विपक्षी दलों के कारण। और इसलिए इन विपक्षी दलों की अराजकता को रोकने के लिए और मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। तो तर्क तो उन्होंने ये दिया। जेपी के बारे में कहा गया अमेरिकी दलाल हैं, ये CIA के एजेंट हैं, ये फासिस्ट हैं। यानी उस जमाने के अंदर ये शब्दावली थी कि अगर कोई विरोधी है उसको कह दो ये तो अमेरिकी एजेंट है, ये तो CIA का एजेंट है, ये तो विदेशी एजेंट है।
77 में ऐसी क्या हालात हो गए कि इंदिरा गांधी को वापस विश्वास जाग गया कि अब वो चुनाव में जा सकती हैं? क्या कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी या फिर जो जमीनी स्तर पर शांति दिख रही थी उससे कोई उम्मीद दिख रही? एक तो देखिए मरघट की शांति थी, इतना डर भय था कि कोई सड़क पर निकल नहीं सकता है। राजनीतिक दलों के ऑफिसेज में ताले बंद थे, कोई राजनीतिक गतिविधि जुलूस नहीं निकल सकता, प्रदर्शन नहीं हो सकता है, कोई धरने पर नहीं बैठ सकता है, कोई बंद का आह्वान नहीं कर सकता है, किसी नेता का बयान अखबार में नहीं छपेगा। तो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद पड़ी थी और केवल उनके समर्थन में समाचार छप रहे थे। तो उनको और लोग एक से एक बढ़कर, जैसे मैंने कहा, ये इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय, जयकारे लग रहे थे। तो इंदिरा गांधी को लगा कि पूरे देश की जनता मेरे साथ है, और जिसको कहते हैं मरघट की शांति, पूरे देश में एक मरघट की शांति थी। और ये बात सही है कि जब इमरजेंसी लगी तो एक पत्ता भी नहीं हिला। तो इंदिरा गांधी का और मन बढ़ गया कि जो बिहार का आंदोलन था, जेपी का आंदोलन था, जिस 25 जून को 2 लाख लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, वो कहाँ चले गए? तो इंदिरा गांधी को लगा कि सारी जनता मेरे साथ है। अब उनके बेटे जो संजय गांधी थे, वो इंदिरा गांधी से बड़े कल्पित थे और वो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। और 20 सूत्री का ऐलान कर दिया गया, ये 20 सूत्री कार्यक्रम, और लोगों को डरा धमका कर बड़े बड़े उद्योगपति सारे लोग 20 सूत्री के समर्थन में। तो इंदिरा गांधी को लगा कि इस मरघट की शांति में जो जनता सड़कों पर नहीं आई इमरजेंसी के विरोध में, इसका अर्थ है कि देश की जनता मेरे साथ है। फिर आईबी की जो रिपोर्ट थी, वो आईबी की रिपोर्ट आई कि आप चुनाव करा दीजिए, आप प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। फिर सारे कांग्रेसी यही कह रहे थे कि मैडम चुनाव करा लीजिए, हम जीत कर आ जाएंगे, तो फिर 5 साल के लिए राज करेंगे। और आपको याद होगा कि 72 में लोकसभा का चुनाव होना था, इंदिरा गांधी ने 71 में चुनाव कराया, 1 साल पहले चुनाव कराया। तो इंदिरा गांधी को लगा कि मैं, यद्यपि उसने 5 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, इंदिरा गांधी को लगा ये मौका ठीक है, जेलों में बंद है, अधिकांश नेता बाहर भी निकले हैं, तो तैयारी करने के लिए मौका नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद है, जनता का मुझे समर्थन है। इस गलतफहमी में आकर उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया। नहीं तो मुझे लगता है इस देश में चुनाव ही नहीं होते जो है। और जेपी ने कहा कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। पहली आज़ादी की लड़ाई थी जो अंग्रेजों के खिलाफ इस देश से लड़ने का काम किया, और दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी जब देश की जनता ने तानाशाही के खिलाफ और सड़कों पर आकर संघर्ष किया। इसलिए जेपी ने कहा ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच की लड़ाई है। लोकतंत्र के प्रतीक है जेपी, लोकतंत्र के प्रतीक है जनता पार्टी, और तानाशाही की प्रतीक है इंदिरा गांधी। तो आपको चुनना है कि आपको लोकतंत्र चाहिए और कि आपको तानाशाही चाहिए। और जनता ने यह बता दिया कि उनको रोटी भी चाहिए और उनको आज़ादी भी चाहिए। आज़ादी की कीमत पर रोटी नहीं चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा, परिवार को मिलने नहीं दूंगा और आपको रबड़ी मलाई खिलाएंगे, तो जनता को रबड़ी मलाई पसंद नहीं है, लोगों को आज़ादी चाहिए। तो इस देश की जनता ने यह भी बता दिया कि लोकतांत्रिक तरीका ही सबसे बेहतर तरीका है पूरी दुनिया के अंदर, और लोकतांत्रिक तरीके से अब सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो जहां देश के 9 राज्यों के अंदर 67 के अंदर विधानसभा के चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन केंद्र में कभी गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी थी। तो पहली बार इंदिरा गांधी की गलतियों के कारण और केंद्र में मोरारजी के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो इंदिरा गांधी ने एक वक्तव्य दिया था, व्हेन आई इम्पोज्ड इमरजेंसी नॉट इवन ए डॉग बार्क, यानी एक कुत्ता भी नहीं भौंका। सीधा सा संदेश उसमें यह है कि अगर आप सत्ता के किसी फैसले से नाराज हैं तो आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि यही आवाज सत्ता को तानाशाह बनने से रोकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नमस्कार। आज इमरजेंसी के 46 साल हो गए, लेकिन उन काले दिनों की याद आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। इसी पर देखिए हमारी विशेष पेशकश, ऐसी थी इमरजेंसी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।